संविधान की वो प्रस्तावना जिसमें ये कहा गया है हम भारत के लोग, उसमें कोई अंतर नहीं किया गया है। तू मराठी मैं बिहारी, तू हिंदू मैं मुसलमान, तू सिख मैं ईसाई, तू दलित मैं ब्राह्मण, ऐसा कोई अंतर नहीं किया गया है। हिंदू हो या मुसलमान हो, किसान हो या मजदूर हो, तमाम तरीके के, महिला हो या पुरुष हो, उत्तर भारतीय हो या दक्षिण भारतीय हो, सबको बराबर का वोट का अधिकार दिया गया है। इसीलिए उस संविधान से उन लोगों को दिक्कत होती है जो समाज में ऊंच नीच को सही समझते हैं। उन लोगों को दिक्कत होती है जो समाज में जातिवाद को जस्टिफाई करते हुए नजर आते हैं। और यही वो लोग हैं जिन्होंने इस देश में संविधान की कॉपी को जलाई है। इसीलिए ये हमारा कोई राजनीतिक प्रोपेगेंडा नहीं है। भाजपा के एक मंत्री ने कहा कि हम 15 लाख रुपया खाते में पहुंचाने के लिए सरकार में नहीं आए हैं। हम सरकार में आए हैं कि संविधान को हटा करके मनुस्मृति को लागू कराया जाए। अब आप ये सोचेंगे कि मनुस्मृति में क्या ऐसी बात है जिससे आपको दिक्कत है। मनुस्मृति में जो बात लिखी हुई है उससे इस देश के एक जाति को छोड़ करके और उस जाति की भी जो महिलाएं हैं उसके पक्ष में वो किताब नहीं है। एक जाति को छोड़ करके तमाम जातियों के खिलाफ है, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा गया है कि समाज में संतुलन के लिए सीढ़ी नुमा व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। और जो सबसे शीर्ष पे बैठा हुआ समुदाय है जो ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुआ है, एक तो ये अपने आप में अलग तरह का साइंस है, समझ में नहीं आता है, फिर भी मान लेते हैं। उनको छोड़ करके बाकी सब अंग से जो लोग पैदा हुए हैं उनका काम सेवा करने का है। और मुख से पैदा होने वाला जो समुदाय है उसकी भी जो महिला है उसका सिर्फ और सिर्फ काम सेवा करने का है। और यह जो विचारधारा है, इस विचारधारा के जो शब्द हैं अलग अलग समय में आरएसएस के नेताओं के द्वारा और इस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा बोला जाता है। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। जब आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि महिलाओं को रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि घर में रहो, पति की सेवा करो, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, दिन रात 2 लाठी मारता है फिर भी मेरा पति मेरा देवता है। पर कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ जब चुनाव होता है तो वोट इस नाम पे मांगा जाता है, हिंदू महिलाओं को सुरक्षित रखना है तो हमको वोट दीजिए। अरे साहेब, महिला हिंदू की हो या मुसलमान को हो, सबसे ज्यादा वो सुरक्षित तो वो अपने घर में है। क्योंकि जो मानसिकता महिलाओं को लेकर के समाज में बनाई गई है उस मानसिकता से महिलाओं को दिक्कत होनी चाहिए। और इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। आरएसएस का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यही है ना? उसमें सिर्फ पुरुष जा सकते हैं। इनका जो महिला विंग है उसका क्या नाम है? राष्ट्रीय सेविका संघ। ये स्वयं शब्द कहां चला गया? अच्छे दिन के साथ घूमने के लिए गया है, कभी वापस नहीं आएगा। ये स्वयं शब्द क्यों हटा दिया गया है? क्योंकि मनुस्मृति में कहा गया है कि महिला तो पैदा होती है पुरुषों की सेवा करने के लिए, तो वो स्वयं की सेवा कैसे कर सकती है? ये है मनुस्मृति की विचारधारा। और इसी विचारधारा का रिफ्लेक्शन है जब मोदी जी कहते हैं कि कचरा उठाने में आध्यात्मिक सुख मिलता है। देख लीजिए, मैंने जो कथित तौर पे चौथे वर्ण के लोग हैं उनको आध्यात्मिक सुख मंदिर जाकर के नहीं मिलेगा। उनको कहां मिलेगा? गटर में उतर करके उनको आध्यात्मिक सुख मिलेगा। तो मोदी जी, आप स्वच्छ भारत अभियान के इतने बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, आपको भी आध्यात्मिक सुख चाहिए, तो चुनाव के वक्त आप मंदिर मंदिर क्यों घूमते हैं, गटर गटर काहे नहीं उतरते हैं, ये हमको समझा दीजिए। गटर के गैस से जो गैस दिखता नहीं है उस गैस से इनको चाय बनता हुआ दिख जाता है, लेकिन उस गटर के गैस से इंसान मर जाते हैं। दिल्ली
राजधानी की मैं बात कर रहा हूं, आए दिन ऐसी खबर आती रहती है कि हाथ से जो लोग कचरा उठाते हैं, गटर में उतरते हैं, संसाधनों के अभाव में उनकी मौत हो जाती है। विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपया लेकर के भाग गया। मेहुल चौकसी और नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपया लेकर के भाग गया। 5,000 करोड़ भी यदि सरकार इन सफाई कर्मियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में खर्च कर दे और उनको संसाधन मुहैया करा दे, तो किसी की भी मौत गटर में उतरने से नहीं होगी। लेकिन ये सरकार की प्राथमिकता नहीं है, क्योंकि सरकार किस पे सोच रही है? मनुस्मृति के आधार पे सोच रही है कि चौथे वर्ण के लोगों का काम है गटर में उतरना, क्योंकि इससे उनको आध्यात्मिक सुख मिलता है। यह है मानसिकता। इस मानसिकता को हमको समझना चाहिए। और एक बात और स्पष्ट कर देता हूं, यह जरूरी नहीं है कि जो कोई व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हो वो ब्राह्मणवादी हो। ठीक उसी तरह से यह भी जरूरी नहीं है कि कोई दलित ब्राह्मणवादी नहीं हो। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। ब्राह्मणवाद का संबंध किसी व्यक्ति के किसी जाति विशेष में पैदा होने से संबंधित नहीं है। ब्राह्मणवाद का संबंध सामाजिक संरचना से है, और उस सामाजिक संरचना में जो लोग ऊंच नीच में भरोसा करते हैं और बराबरी की बात को अस्वीकार करते हैं और गैर बराबरी की बात को पूर्व जन्मों का फल मानते हैं, वो सारे लोग ब्राह्मणवादी हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। और यही जो शुद्धतावाद है, इस शुद्धतावाद ने इस देश को कमजोर किया है। ऐसे ही मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन गए हैं। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री इसलिए बन गए हैं कि जो लोग अपने आप को पूर्वगामी कहते हैं, जो लोग अपने आप को प्रोग्रेसिव कहते हैं, जो लोग अपने आप को सेकुलर कहते हैं, वो आपस में कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ते हैं। एक हिसाब हमको समझा दीजिए, 69 बड़ा होता है कि 31 बड़ा होता है? 69 बड़ा होता है ना। अगर आपका गणित ठीक है तब। मोदी जी बहुत लाजवाब गणित बनाते हैं। 69 जब बड़ा होता है तो ये 31 आपके ऊपर रूल कैसे कर रहा है, ये हिसाब मुझे समझाइए। ये 31 इसलिए रूल कर रहा है क्योंकि 31 इकट्ठा है और यह जो 69 है वो टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है। और ये जो 69 है ये इकट्ठा कैसे होगा? ये इकट्ठा तब होगा जब प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस सवाल को हम छोड़ दें और इस सवाल को हम मजबूती से पकड़ें कि देश बचेगा कि नहीं बचेगा, संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, जमहूरियत बचेगा कि नहीं बचेगा। तब आप 69% को इकट्ठा कर सकते हैं। इसीलिए आज हम ऐसे दौर में हैं कि हमको आपसी मतभेद भुला देना चाहिए। कौन बनेगा एमएलए और कौन बनेगा एमपी, ये सवाल को हमको पीछे छोड़ देना चाहिए। किसका बैनर आगे रहेगा, किसका फोटो आगे रहेगा, इस सवाल को हमको पीछे छोड़ देना चाहिए। आज सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उस 69% को हम इकट्ठा कैसे करें। मैं कोशिश कर रहा हूं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस अपोजिशन को इकट्ठा किया जाए जो अपोजिशन अपने आप को प्रोग्रेसिव कहता है, जो अपोजिशन अपने आप को सेकुलर कहता है, और जो अपोजिशन ये कह रहा है कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, उस पूरे के पूरे अपोजिशन को इकट्ठा किया जाए। लेकिन यदि ये इकट्ठा नहीं होते हैं, आप इकट्ठा हो जाइए। ये अपील मैं आप तमाम देशवासियों से करने के लिए आया हूं। मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि आप अपने लोकल नेताओं से बातचीत कीजिए, अपने वार्ड पार्षद से बात कीजिए। आपके पास पक्ष विपक्ष कोई भी व्यक्ति हो, उससे संवाद कीजिए और उससे कहिए कि तमाम दल इकट्ठा हो। और यदि वो इकट्ठा नहीं हो तब आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा कि तमाम लोग मिलकर के, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, मराठा हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, पुरुष हो, सरकारी कर्मचारी हो या गैर सरकारी कर्मचारी हो, छोटे व्यवसायी हो, आप तमाम लोगों को मिलकर के
देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए ये निर्णय लेना पड़ेगा कि हम उसी को वोट देंगे जो भाजपा और आरएसएस को हराएगा। ये निर्णय आपको लेना पड़ेगा। ये अपील मैं आपसे करने के लिए आया हूं। जिस तरीके से हमारे ऊपर जातिवाद और कॉरपोरेट लूट दोनों थोपा जा रहा है, ऐसे माहौल में तमाम शक्तियों को हमको इकट्ठा करने की जरूरत है। और जब हम इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे तो सबसे बड़ा सवाल ये आएगा कि हमको इस पार्टी से ये दिक्कत है, हमको इस व्यक्ति से ये दिक्कत है। तो मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता हूं कि आप 100 बात करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उसमें से 80 ऐसी बात होगी जिसपे सब लोग सहमत नहीं होंगे। आप असहमति के उस 80% बात को छोड़ दीजिए। और मैं आपसे ये अपील करने के लिए आया हूं कि जिस 20% पे हमारी एकता बन रही है उस पे हमको एक चट्टानी एकता बनाना चाहिए और देश तोड़ने वाले इन देश विरोधियों, भाजपाइयों और संघियों को हमको परास्त करना चाहिए। ये हमारा सबसे बड़ा संकल्प होना चाहिए।